नमस्कार। उत्तराखंड चमोली से मैं हूँ राकेश सती और 2024 की लोकसभा की चर्चा पर आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ वकील पृथ्वी सिंह नेगी जी, जो वर्तमान में ग्राम प्रधान भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्मों के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाते रहते हैं। हम सीधे मिलते हैं नेगी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और वर्तमान चुनाव को लेकर के आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद सती जी। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल का, क्योंकि आप लोग ही ऐसे चीज़ हैं आज वर्तमान में जो कि भारतीय संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है। मीडिया के माध्यम से जो है आम जनमानस की जो है समस्याओं का जो है शासन प्रशासन के समक्ष रखा जाता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और रही लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 की, तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक कुशल नेतृत्व का चयन करना होता है जो कि आम पब्लिक की जन समस्याओं का निराकरण कर सके। एक कुशल नेतृत्व का चयन करना पड़ता है और हर वयस्क नागरिक का अधिकार है कि वो अपने मत का सदुपयोग करे। और वर्ष 2024 में हमारे गढ़वाल सीट से जो लोकसभा हेतु जो प्रत्याशी हैं वो हमारे भाजपा से हमारे अनिल बलूनी जी व कांग्रेस से गणेश गोदियाल जी जो हैं इस समय मैदान में उतरे हैं। और मैं जनता से यही कहूँगा कि जिस प्रकार से संविधान में एक मत देने का अधिकार आम जनमानस को मिला है, अपने मत का सदुपयोग करें और एक कुशल नेतृत्व का चयन करें जो कि आपकी बात को एक अपने संसद तक रख सकें और जनता के हित में जो है एक प्रकार से सहयोग कर सकें। ऐसे नेतृत्व का जन्म देना है। और 2024 का चुनाव बड़ा दिलचस्प चुनाव रहेगा, क्योंकि इस वर्ष जो है दोनों प्रत्याशी हमारे काफ़ी जुझारू, कर्मठ और दमंग प्रत्याशी हैं। कुछ भी हो सकता है, मत जो है दोनों के पक्ष में बराबर भी हो सकता है। आज के परिवेश को देखकर यही लग रहा है कि दोनों कैंडिडेट हमारे काफ़ी मजबूत हैं और दोनों जो है काफ़ी टक्कर के रास्ते पर चल रहे हैं। पिंडर घाटी की समस्याओं के बारे में हम आए, जो आपके द्वारा लगातार बीडीसी बैठक हो या अलग अलग मंचों के माध्यम से लगातार उठाए जाते रहे हैं, उन पे क्या मुख्य पिंडर घाटी की समस्याएं हैं, और ताकि इन समस्याओं को लेकर के हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं वो सदन में रख सकें और इनका निराकरण कर सकें। देखिए सती जी, जन समस्याएं तो कभी समाप्त नहीं होती हैं और जब तक भारतीय संविधान है, आम जनमानस है, तब तक चुनाव भी होते रहेंगे। लेकिन यह है कि जन समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं कि जिनका निराकरण होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जो सर्वहित में होता है। अब जैसे एक प्रकार से हमारे आवागमन के रूप में देखिए, हमारे जो ये सड़कें हैं, हमारे पुल हैं, तो जहाँ हमारे विकासखंड नावर की बात करें तो हमारे विकासखंड के अंतर्गत जो है पिंडर वैली में जो पिंडर नदी पे जो ये लोहे का सेतु बना हुआ है, जो नावर टू परखाल जो है 40 गांवों को जोड़ने वाला एकमात्र पुल है, वह पुल जो है लगभग 3-4 सालों से जो है एक प्रकार से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी आवाज़ हमने बीडीसी के माध्यम से भी जो है उठाई है और यही आश्वासन मिला है कि बन जाएगा पुल, इसका एस्टिमेट गया हुआ है, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया है। और मैं ये समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि का यही कर्तव्य है कि वो जनता की आम समस्या को जो है शासन प्रशासन के समक्ष रखें और ताकि उस समस्या का निराकरण हो सके। और मैं यही समझता हूँ कि आवागमन का साधन सही हो, काम सही हो, टाइम से हो। अब रही अन्य समस्याएं, हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नावर की बात हो तो इसका उच्चीकरण होना चाहिए। उच्चीकरण तो होना चाहिए, ठीक है, लेकिन शासन द्वारा या प्रशासन के जो हमारे वो हैं आंकड़न हैं, उनमें यही है कि इसकी आबादी कम से कम इतनी होनी चाहिए। अब आबादी कहाँ से होगी? लोग यहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं, पलायन हो चुके हैं, जनसंख्या यहाँ से कम होती जा रही है। तो जिस प्रकार से उच्चीकरण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए जो है अधिक आबादी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आबादी नहीं है इतनी। तो मैं यही चाहूँगा कि शासन से यही गुहार लगाऊंगा कि इस पब्लिक की जो आबादी वाली जहाँ जनसंख्या वाली समस्या आड़े आती है उच्चीकरण के लिए, उसकी जो सीमा है उसको कम किया जाए ताकि हमारे इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उच्चीकरण हो सके और लोगों को मेडिकल सुविधाएं ढंग से मिल सके। यदि ऐसा नहीं हो पाता है, सरकार के रवैये से ऐसे नहीं हो पा रहा है, तो हम समझते हैं कि सरकार
लगभग प्रत्येक विकासखंड में महीने में 2 बार ऐसी जो है मोबाइल वैनों को चला दें कि जिसमें सभी संसाधनों से वह वैन चले, जिसमें एक्सरे मशीन हो, अल्ट्रासाउंड मशीन हो, अन्य आधुनिक मशीनें जो कि जो है संबंधित बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए काम आ सके, ऐसी वैनों को जो है विकासखंड स्तर पर महीने में 2 बार चलाते रहें, जिससे कि लोगों को मेडिकल की सुविधा मिल जाए और लोग जो है इसका लाभ ले सकें। ऐसे में सरकार से भी गुजारिश करूँगा। और इसी के साथ साथ तहसील वाली समस्याएँ होती हैं। हमारे वर्तमान में 2015-16 में तहसील नाहवड़ की स्थापना हुई है, जो कि वर्तमान में कानून को चूँकि पंक्ति में चल रही है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। कर्मचारी आए हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो है तत्काल प्रभाव से उनका तबादला किया जाता है और यहाँ पे कर्मचारियों का अभाव रहता है। आम जन समस्या सबसे बड़ा हमारा ये तहसील सब जनपद चमोली की मेरे को लग रहा है सबसे बड़ी तहसील होगी, लेकिन यहाँ पे समस्याएँ ज़्यादा हैं और कर्मचारियों की संख्या कम है। और मैं ये समझता हूँ कि इस कमी को भी दूर किया जाए ताकि जो है आम जनमानस को इसका लाभ मिल सके। लोकसभा चुनावों को देख करके आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी है? दोनों कैंडिडेट अच्छे बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या कहना है लोगों का, क्या जनता का कहना है, क्या रुझान है जनता का? देखिए सती जी, वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के जो रुझान हैं वर्तमान में पब्लिक के बीच में चर्चा परिचर्चाएँ चल रही हैं, मार्केट में जहाँ भी बैठते उठते लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारतीय संविधान में जो एक प्रकार से एक कुशल नेतृत्व को जन्म देने वाली बात होती है, तो मैं समझता हूँ मैं सभी वयस्क नागरिकों से यही अनुरोध करूँगा कि एक कुशल नेतृत्व को जन्म दें, क्योंकि हमारे समाज के लिए वही आदमी सुयोग्य माना जाता है कि जो कि जन समस्याओं को सॉल्व कर सके। तो मैं समझता हूं कि वर्ष 2024 में ये दोनों कैंडिडेट हमारे सामने हैं। भाजपा से जो है हमारे अनिल बनोनी जी हैं, वाकई काफ़ी कर्मठ और जुझारू प्रत्याशी हैं, और कांग्रेस से हमारे गणेश गोदियाल जी हैं, आप भी बहुत ही जुझारू और कर्मठ प्रत्याशी हैं। ऐसी बात नहीं, दोनों में काफ़ी इस बार की जो है दमंगता रहेगी, काफ़ी टक्कर रहेगी। और प्रत्याशी तो चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वोटर जो अपना वोट देते हैं, मत का प्रयोग करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि समस्त वयस्क नागरिकों को कि एक कुशल नेतृत्व को जन्म देना है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो नेता का चुनाव लड़ना होता है, हमारा मत देने का अधिकार होता है। हम अच्छे नेता का चयन करें जो कि हमारी समस्या का समाधान कर सके। और इस समय जो गढ़वाल लोकसभा सीट है, इसमें दोनों कैंडिडेटों के जो है हम कमी नहीं आंकेंगे। दोनों काफ़ी दमंग प्रत्याशी हैं और समझता हूँ कि काफ़ी दोनों के बीच काफ़ी टक्कर रहेगी, यही मेरा मानना है। अच्छा, हमारे बीच यूकेडी से भी प्रत्याशी हैं जो लगातार अपनी बात को उठाते रहे हैं, उनके बारे में क्या कहीं दौड़ में नज़र आते हैं या दौड़ से ही बिल्कुल बाहर हैं? देखिए सती जी, जहाँ तक उत्तराखंड क्रांति दल की बात आती है, मैं समझता हूँ कि जिस समय हमारा उत्तराखंड प्रदेश पृथक हुआ था अपने बड़े भाई उत्तर प्रदेश से, तो उस समय यूकेडी का काफ़ी बोलबाला जो है हमारे प्रदेश में था। ऐसी बात नहीं, काफ़ी जुझारू प्रत्याशी उस समय मैदान में लड़ रहे थे। लोगों ने काफ़ी मत भी दिया है और काफ़ी सीटें मिली भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से सरकारों का गठन हुआ और उस गठन में जिस प्रकार से यूकेडी की जो भूमिका रही, उस भूमिका के आधार पर उसी समय से जो है आम जनमानस की एक भावना बदल गई है कि यूकेडी ने जो सोचा था वो कर नहीं पाए, और जो है आम जनमानस तक जो है उसका जो है वो सदुपयोग नहीं कर पाए। तो यूकेडी का मैं समझता हूँ साहब काफ़ी विलक्षण समय होगा कि यूकेडी की समय कोई वो नहीं है, न ही कोई आदमी जो है यूकेडी की ज़्यादा चर्चाएँ कर रहा है। हमारे मूल रूप से हमारे जो है जो राष्ट्रीय पार्टियाँ जो हमारी हैं, भाजपा और कांग्रेस, लगभग मैं समझता हूं कि आम मतदाता इन्हीं दो पार्टियों पर जो है ज़्यादा बढ़ चढ़ करके वोट देंगे। बाकी यूकेडी का इतना बड़ा मेरे को वर्चस्व नहीं लग रहा है वर्तमान में। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ वकील पृथ्वी सिंह नेगी जी, जो लगातार अलग अलग मंचों पर जनता के हितों की बात को लगातार उठाते रहते हैं, और आज हमारे साथ विशेष रूप से उपस्थित थे, चर्चा कर रहे थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पृथ्वी सिंह नेगी जी को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सती जी, आपने जो है हमें अपने इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से बोलने का अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी प्रकार से मैं सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि आप बढ़ चढ़ कर जो है मताधिकार का प्रयोग करें।